Hi everyone, I'm Dr. Adil Ajman, a third year medicine postgraduate resident in Narayan Medical College and Hospital. आज हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक। आप सब लोग हार्ट अटैक के बारे कभी ना कभी तो ज़रूर सुने होंगे। किसी रिश्तेदार का फ़ोन आया होगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया, या तो फिर कहीं हॉस्पिटल में ज़रूर सुना होगा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। तो हार्ट अटैक है क्या? बेसिकली हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई जो है वो हार्ट करती है, पूरे शरीर को, चाहे वो ब्रेन हो, किडनी हो, मसल्स हो, लीवर हो, लंग्स हो, सबको ब्लड सप्लाई हार्ट करती है। लेकिन हार्ट को भी काम करने के लिए उसको खून, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। तो जो हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो ब्लड, उसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। हार्ट अटैक तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, या तो फिर ब्लड फ्लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस मसल्स को, हार्ट के जो मसल्स है, उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। महज आप ये चीज एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मानिए आप कहीं दौड़ रहे हो और अचानक से हवा बंद कर दी जाए तो आप कैसा सफोकेशन फील होगा। वही चीज हार्ट अटैक को समझ सकते हैं। हार्ट अटैक जो होता है, जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट अटैक जो आर्टरीज, जो नसें हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उस नस का ब्लॉक हो जाना को हार्ट अटैक कहते हैं। अब समझेंगे कि हार्ट अटैक होता क्यों है। तो आइए जानते हैं कि हार्ट अटैक होता क्यों है। हार्ट अटैक इसलिए होता है कि जो हार्ट के मसल्स है, उस मसल्स को ब्लड सप्लाई रुक जाता है, कम हो जाता है। वो कैसे कम होता है? कोई फैट हो गया, कोई कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर कोई प्लग बन गया जो कि ब्लड फ्लो को कम करता है। और कभी ऐसा हुआ कि वो प्लग रप्चर कर गया, फट गया, फटने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है आगे के लिए वो रुक जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके बाद से हार्ट अटैक होता है। तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके वजह से हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाता है? हाँ, जो रिस्क में सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है, जो कि सोसाइटी में बहुत ही कॉमन है और लोग जो है एकदम बहुत शौक से करते हैं, जिसको हम लोग स्मोकिंग कहते हैं। स्मोकिंग ना सिर्फ आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, बल्कि फेफड़े को भी खराब करता है। हाँ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज करा सकता है, आजमा कराता है, बहुत सारी फेफड़े की परेशानी कराती है। और जो रिस्क फैक्टर है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना शरीर में, किसी को ब्लड प्रेशर है, उसके वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक हाइपरटेंशन, कोई डायबिटीज मेलाइटिस है, उनको भी हार्ट अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती है। कोई फैमिली हिस्ट्री है जिसको कि उसके हार्ट फैमिली हिस्ट्री है, उसमें भी जो है ये रिस्क रहता है। मेल में एज 45 ईयर्स से ज़्यादा को रिस्क हमेशा रहता है, और फीमेल में एज मोर देन 55 ईयर्स। लेकिन ये एज आज के डेट में ऐसा नहीं देखा गया है। बहुत कम उम्र के लोग भी हार्ट अटैक से आते हैं, ये हमने देखा है। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसके वजह से ये होता है, जैसे कि ओबिसिटी, बहुत ज़्यादा मोटापा, चर्बी, जिसका BMI मोर देन 30 हो, उसको भी रिस्क रहता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, अगर कोई लोग फिजिकल काम कुछ नहीं कर रहे हैं, दिन भर घर पे बैठे रह रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से भी हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक कैसे कंफर्म करें कि ये हार्ट अटैक है? कोई भी मरीज जिसको छाती में दर्द है, या फिर वो ये कह रहा है कि उनको छाती में भारीपन लग रहा है, या तो पेन जो है हाथ में जा रहा हो, या जॉ लाइन पे आ रहा हो, या तो फिर पेट दर्द, कई बार मरीज पेट दर्द लेके भी आता है। एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट हैं,
वो ये कह रहे हैं कि उनके छाती में भारीपन लग रहा है, तो आप एकदम उनको अनदेखा ना करें। उनको गैस्ट्राइटिस हो सकता है, लेकिन आप पहला रूल आउट हार्ट अटैक का कीजिए। कई बार ऐसा हुआ है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को साइलेंट एमआई आता है, उनको लगता है कि उनको जो है गैस्ट्राइटिस हुआ है, लेकिन वो हार्ट अटैक होता है। अब हार्ट अटैक कैसे कंफर्म करें कि इनको हार्ट अटैक भिजवाते हैं। कार्डियक एंजाइम्स वो एंजाइम्स है जो कि हार्ट की इंजरी के बाद वह रिलीज होता है। जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो ट्रोपोनिन्स आई और ट्रोपोनिन टी है। तो जैसे ही कोई पेशेंट आता है, हम उनका ब्लड सैंपल इमीडिएटली भेजें ट्रोपोनिन्स के लिए। अगर ट्रोपोनिन्स पॉजिटिव आते हैं तो 1 पॉइंट होगा। उसके बाद मैं जो 5 पॉइंट कह रहा हूँ, उस 5 पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट, कोई भी 2 पॉजिटिव होता है तो हम लोग उनको हार्ट अटैक कहते हैं। जैसे ट्रोपोनिन्स पॉजिटिव होना, सिम्टम्स हार्ट चेस्ट पेन का सिम्टम्स देना, न्यू ऑनसेट ऑफ ईसीजी चेंजेस, एसटी एलिवेशन होना या तो एसटी डिप्रेशन होना, डेवलपमेंट ऑफ पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स ईसीजी में दिखता है, या फिर इमेजिंग जो हम लोग इकोकार्डियोग्राफी कराते हैं उस इमेज में दिखना चाहिए, या तो फिर एंजियोग्राफिक एविडेंस होना चाहिए। इन 5 चीज में से कोई 2 चीज अगर आपका फुलफिल हो रहा है तो उनको हम लोग हार्ट अटैक की लाइन पे ट्रीटमेंट करेंगे। अब हार्ट अटैक किसी को हो गया है, अब आप क्या करें। जो लोग गांव में हैं, जो भी लोकल प्रैक्टिशनर हैं, आप सारे लोग इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और एटोरवास्टैटिन अपने पास जरूर रखिए। आप लोग बस डेक्सोना और मोनोसेफ ही रखते हैं। आप लोडिंग डोज जरूर दें। लोडिंग डोज कैसे देना है, इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम, अगर 75 मिलीग्राम का एक इकोस्प्रिन है तो आप उसको 4 टैबलेट दीजिए। क्लोपिडोग्रेल 300 मिलीग्राम, क्लोपिडोग्रेल अगर 75 मिलीग्राम का है तो 4 टैबलेट उसको भी देंगे, और एटोरवा 40 या 80 मिलीग्राम आपको देना है। लोडिंग डोज इसी को कहते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि जिस मरीज़ को आप लोडिंग डोज दे रहे हैं, अगर वो 75 साल से ज़्यादा का है, अगर उसकी उम्र 75 साल से ज़्यादा है तो आप उसको 75 मिलीग्राम ही 75 मिलीग्राम क्लोपिडोग्रेल देंगे, इकोस्प्रिन 300 मिलीग्राम देंगे और एटोरवा 80 या 40 मिलीग्राम देंगे। आपने ये चीज़ें दे दी। उसके बाद सॉर्बिट्रेट जो होता है 5 मिलीग्राम का सबलिंगुअल जीभ के नीचे देंगे। अगर उससे आराम नहीं होता है तो इंजेक्शन मॉर्फिन आता है 2 to 4 मिलीग्राम आईवी ओवर 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर आईवी उसको दे सकते हैं। उससे चेस्ट पेन एकदम रिलीफ होगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि हार्ट अटैक आने के बाद जो मैक्सिमम आपको टाइम देता है कि जहां हार्ट अटैक आया है उस मसल्स को कोई डैमेज ना हो, वो मसल फिर से ठीक काम करे, तो वो मैक्सिमम टाइम जो उसके पास आपके पास होता है वो 120 मिनट्स होता है। लेस देन 90 मिनट्स में हम लोग को चाहिए कि उनको जो है प्राइमरी पीसीआई हो जाना चाहिए। पीसीआई इज एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी। इमीडिएटली वायर जो है उसके हार्ट पे क्रॉस कर जाना चाहिए। तो आप ये ज़रूर देखें कि आपके पास में कौन सा सेंटर है जहाँ पे पीसीआई होता है। आप इमीडिएटली उस पेशेंट को वहाँ ले जाइए। कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, वो आपका जो है इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करेंगे। और ये सारी चीज़ें विद इन 90 मिनट्स ही होनी चाहिए। अगर विद इन 90 मिनट्स होता है तो हार्ट के जो मसल्स हैं उसके रिकवरी के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। अगर आप कोई ऐसे हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे पेशेंट को। टेनिक्टोप्लेज या रेटिकुलोप्लेज से थ्रोम्बोलाइसिस कीजिए। थ्रोम्बोलाइसिस के बाद जो है 90 मिनट्स के बाद फिर से ईसीजी रिपीट कीजिए। अगर 70% अगर ईसीजी में एसटी जो एलिवेशन है वो अगर सबसाइड किया है तो आप इसको जो है सक्सेसफुल थ्रोम्बोलाइसिस कह सकते हैं। और इमीडिएटली थ्रोम्बोलाइसिस के बाद आप पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कीजिए जहाँ पे एंजियोग्राफी हो रहा हो, एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज़ हो, तो उस पेशेंट को वहाँ शिफ्ट करें। उसके बाद जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है वो अपना हैंडल करेंगे उस पेशेंट को।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये फ़ायदेमंद लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसी तरह कोई ऐसा वीडियो है, कोई ऐसी डिजीज़ है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। मैं उस वीडियो पे उस डिजीज़ पे एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है। थैंक यू।